तो गाइस, तो आज लेकर आया तुम्हारे लिए एक नया वीडियो कि उस वीडियो में बात करेंगे आज के अपने नेक्स्ट अनसोल्ड पेपर पर। तो जैसा कि तुम्हें पता है, अगर तुमने पहली वीडियो अगर देखी तो तुम्हें मालूम होगा कि अपनी जो सीरीज़ है वो अनसोल्ड की चल रही है। ठीक है, तो तुम्हें अनसोल्ड कराए जा रहे हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि दुर्गा का मेरे पास अनसोल्ड है पूरा, है ना। इसमें मैं तुम्हें 2021 का पहले वाला सेट खत्म करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। ये वाला ये 2021 का है, ये मैं इसका समाप्त करा चुका हूँ। तो आज जो चलेगा अपना वो चलेगा दूसरा सेकंड वाला टेस्ट। ठीक है, तो अनसोल्ड का चलेगा सेकंड वाला सेट। तो इसमें हम बात करेंगे अपने दूसरे मतलब पेपर पे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया करो तो लोग लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे और लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, अगर तुम्हें मतलब जैसे मैं क्रम जो करा रहा हूँ, अगर उसके क्रम के अलावा अगर तुम्हें कोई और वीडियो चाहिए या कोई अदर क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, सर हमसे ये नहीं आया, तो मैं तुम्हें वो दोबारा से करवा दूंगा या उसकी वीडियो तुम्हें अलग से बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जो तुम कहोगे अगर दूसरा अनसोल्ड तुम्हें कोई करवाना है, मतलब दूसरा कोई सेट तुम्हें करवाना तो मुझे बता देना और मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सेट है वो जरूर ले लेना जिससे कि तुम्हारी बोर्ड का पेपर जो है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम तो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, अभी 22 फरवरी से तुम्हारे एग्ज़ाम होने जाएंगे। तो अगर तुम अनसोल्ड कर लोगे ना, तुम्हारे जो पेपर हैं वो अच्छे से हो जाएंगे, तुम्हें सारे क्वेश्चन जो समझ में आने लग जाएंगे कि हमें किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो और वीडियो को शेयर जरूर कर दें इससे और लोगों तक भी पहुँच पाए, तुम्हारे दोस्त वगैरह जो भी हो, और दबा के सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो चलते हैं साइड पे। तो पहला है इसमें ऑब्जेक्टिव, तो देखो तुम लगा ही लोगे, खैर चलो मैं फिर भी बोल देता हूँ तुमसे, ज़्यादा टाइम ना लगने वाला खैर उसमें। देखो तो पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव में जो है वो है निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि अणुसंख्य गुणधर्म उन्हें कहते हैं जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई विलयन अपने पास, हम कोई विलय पदार्थ घोल रहे हैं तो जितने अधिक तुम उसमें अणु घोल दोगे ना, तो उन अणुओं की संख्या पर विलयन का जो गुण डिपेंड करेगा उसे बोलेंगे अणुसंख्य गुण धर्म। ऑप्शन में दे रहा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब जो पृष्ठ है उसके ऊपर जो सरफेस टेंशन ऊपर से दाब लग रहा है, तो इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम जितनी चाहे मात्रा ले लेना दाब तो उतना लगना है, एक एटीएम है वो तो लगना है। दूसरा है परासर दाब, तो ये इसका करेक्ट होगा। प्रकाशित सक्रियता ये नहीं होगा, ना ही श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म केवल 4 प्रकार के थे, एक क्वथनांक मुन्नयन, हिमांकमापनमन, परासर दाब और वाष्पदाब अपेक्षिक अपनमन। तो 4 होते हैं उसमें। पहले वाला तुम्हारा पहले वाले का मतलब सेकंड ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, परासर दाब। ठीक है, देन इसका ख है अच्छी चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि जो अच्छे से उसका चालन कर सकते हैं। यानी मान लो कोई विलयन है उसमें अगर तुम करंट लगा रहे ना तो करंट के अच्छे चालक कौन होंगे वो बोल रहा है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ तुमसे विद्युत अपघट्य, देन है दुर्बल विद्युत अपघट्य, और अगला है प्रबल विद्युत अपघट्य, और चौथा है उत्प्रेरक। तो इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य सही होगा, बिकॉज प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ जल में जाकर के पूरे तरह टूट जाएं, करीबन 99 से लेके 100% तक टूट जाएं पूरे, और जितने ज़्यादा आयन टूटेंगे उसमें उतने ज़्यादा आयन बनेंगे। मानो कि NaCl है, अब ये टूटेगा पूरी मात्रा में, तो जितने अधिक प्रबल होगा उतना ज़्यादा टूटेगा, और जितना अधिक आयन बनेंगे उतने अच्छे चालक भी होंगे। तो इसलिए इसका थर्ड वाला करेक्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, देन उसके बाद में यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% कार्य 90 मिनट में पूर्ण हो जाता है, तो इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय। तो देखो उसने बोला है हमसे, बोला है उसने 90%, यानी कि x बराबर 90% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो 90%, यानी कि 90 मिनट लग रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमसे पूछा क्या उसने, यानी कि x जब हो जाए 50% तो उसका हमसे पूछा उसने T2, तो ये बनाता हूँ मैं T1। ठीक है, तो मैं तुम्हें सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आ जाता है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, और देन लॉग तुम्हारा हो गया A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले K का मान निकाल लेते हैं, तो 2.303 और अपॉन T का मान तुम्हें दे रहा 90 मिनट। ओके, और देन लॉग A का मान लेते हैं हम 100, क्योंकि
अब क्रिया जो कंप्लीट होगी वो 100% ही तो होगी, तो इसलिए हम इसे 100 लेते हैं, -90% बोल रहे हैं वो। तो देन 2.303 और अपॉन 90 और इंटू लॉग 100 और डिवाइड 10, कटने के बाद 10 रह जाएगा, और लॉग 10 का मान 1 होता है, तो इसलिए के का मान आ गया कितना 2.303 अपॉन 90। अभी के का मान आया है। अब निकालना हमें क्या के लिए 50% के लिए, तो हमें टी निकालना है, फॉर्मूला यही लगेगा 2.303 अपॉन के देन लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखो ये के नाम इधर ले आया, टी में इधर पहुँचा दे, बस उल्टा कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो ये 2.303 अपॉन के का मान तुम्हें दे रहा है 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग 100 माइनस 50, तो ये रह जाएगा 2, 90 बन जाएगी ऊपर, तो इससे तो कट जाएगा, ये तो कट गया, 90 बन जाएगी ऊपर, तो यानी कि 90 इंटू लॉग 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 इंटू लॉग 2 का मान होता है 0.3010, इससे कट जाएगी तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा सर रख के, तो हो जाएगा 9 इंटू 3.010, तो 9 3 27 लगभग ये हो गया तुम्हारा 27 मिनट के समथिंग। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार क्या दे रहा है। ऑप्शन में दे रहा है 30 मिनट, 36 मिनट, 50 मिनट और 27 मिनट, तो यानी 27 अपना आ रहा है इसमें, तो यानी 27 इसका करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें। देन अगला है घ। अब क्रिया CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक QH का मुख्य उत्पाद पूछ रहे, तो देखो ये है CH3 CH देन Br और ये CH2 के बाद CH3 भी तो है भाई, CH3, ठीक है, और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH पूछ रहा है ना, बनेगा क्या, तो पहले जैसे लिख लूँ, और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है ये, जब Br बनानी इधर और CH2 इधर और CH3 इधर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जब भी एल्कोहलिक KOH आ रहा है, एल्कोहलिक KOH आ रहा है, इसका मतलब इसमें तुम्हें वाटर निकालना है, तो यहाँ की मैं आज तुम्हें ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये इधर कर दिया यहाँ से, तो ये दोनों निकल के भाग जाएंगे यहाँ से। अब बात ये देखो, ऐसे ना निकल के भागेंगे, मैं तो फिर बता देता हूँ, निकलेंगे दोनों बट ऐसे ना निकलेंगे, ये निकलेंगे ऐसे कि के साथ जाएगा Br, तो बनेगा KBr, और H के साथ जाएगा OH, तो निकल तो दोनों जाएंगे, और जब इधर दोनों निकल गए तो इधर कौन रह गया CH और यहाँ CH3। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो 3 हो रहे हैं कार्बन का, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए 3, ऐसे यहाँ देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन के साथ हो गए 3, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें डबल करना होगा, ठीक है। तो ये बनेगा अपना, तो इसका आंसर में दे रहा है प्रोपीन 1 ब्यूटीन 2 इन ब्यूटीन 2 इन मतलब 2 लगा के दे रहा है, ब्यूटीन फिर पीछे 2, उसके बाद ब्यूटेन और ब्यूटाइन। अभी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो तुम्हें पता है डबल बॉन्ड के साथ में कौन आता है, एल्कीन होती है, तो कौन आएगा ब्यूटीन, ऐसे लिख लो 2 ब्यूटीन, और यहाँ पे लिख लो ब्यूट 2 इन, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट है, यानी कि इसका हो गया सेकंड वाला ये। चलो आगे देखते हैं, अभी आगे वाले में है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, तो बोल रहा है कि यानी कि जो ऑप्शन जो देगा ना उसमें पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो अम्ल है, यानी कौन सा अम्ल एक विटामिन है ना। एक बार दोबारा सुनो, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, ये पूछ रहा है वो ओनली, ठीक है। तो एक इसमें पहला है एस्पार्टिक अम्ल, ये तो नहीं होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल ये होता है, क्योंकि ये विटामिन ए में आता है, तो इसे बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और ये विटामिन होता है एक विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, ठीक है। और ये हो गया अपना। उसके बाद चाहे निम्न में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है, मधुरक यानी समझ रहे हो, मधुरक का मतलब जो मधुमक्खी जो शहद बनाती है ना, उसमें कौन सा
अणु होता है वो पूछ रहा है। तो बोल रहा है उसमें सॉर्बिक अम्ल, फ्रक्टोज, सुक्रोज और एस्पर्टेम। तो कौन सा ये एस्पर्टेम ही होता है। ठीक है, तो चल अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑब्जेक्टिव यहाँ से खत्म हो गई तुम्हारी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है का वर्ग 13, 15 तथा 16 और 12 के यौगिकों में अंतर। तो ये तुम्हारा पी ब्लॉक से है और ये तुम्हारा हट चुका है, इसलिए मैं इसे करा नहीं रहा। दूसरा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित अवक्रिया संभव है अथवा नहीं है। तो ये देख लेते हैं अपना, ये पार्ट नंबर 3 से तुम्हारा Fe then H2SO4 gives us FeSO4 प्लस H2। ये उसने अवक्रिया तो दे दी, बट बोल रहा है कि कारण सहित बताओ कि ये संभव है या फिर नहीं है। तो देखो एक बात, हाइड्रोजन जो है वो Fe से नीचे आता है, समझ रहे हो। Fe जो है ऊपर आता है, कहाँ पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो ये आता है ऊपर और ये आता है नीचे Fe। तो तुम्हें बताया था मैंने इसके उपयोग में कि ऊपर वाली धातु नीचे वाले विलयन से, लवण के विलयन में से धातु को स्थापित कर सकती है। दूसरी बात, हाइड्रोजन से जो भी धातु ऊपर आती है ना, वो अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बना देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब इसका रीजन सुनो, यहाँ लिखता हूँ मैं इसका कारण। यहाँ लिखोगे पहली बात तो यह अवक्रिया संभव है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वे सभी धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो इसका रहा कारण। तो इसे नोट जरूर कर लेना, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। अब मैं सीट मिटा देता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कौन सा है भाई, कहाँ लग गया वो, चलो मिल गया। उसके बाद में सेकंड का मतलब दूसरे पेप्टी कारक क्या है। तो ये तुम्हारे में हट चुका है पेप्टी कारक वाला, जो पार्ट नंबर 5 में था पृष्ठ रसायन में से, लेकिन अब हट चुका है। दूसरा, स्पष्ट कीजिए कि Cu1 पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों। Cu1 पॉजिटिव स्थायी नहीं है, क्यों। अब एक बात सुनो, तो पहले हम करेगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी कि इसका नंबर होता है 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होता है यहाँ, और यहाँ पे होता है देखो 1, और यहाँ हो जाएगा इसमें फिर 10। अब देखो 2 और 2 4 6 10 12 6 18 और 10 28 और 1 29 हो गए। बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एक। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा, और जैसे इधर भागेगा निकल के तो ये हो जाएगा कितना 0, 4s0 और ये 3d10 हो गया। अब जब ये 0 हो गया ना, तो जो हो गया कैसा, अस्थायी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि जिन कक्षकों के, यानी कि जो कक्षक आधे भरे होते हैं या फिर पूरे भरे होते हैं, केवल उन्हीं को स्थायी मानते हैं, लेकिन जो खाली हैं उन्हें स्थायी नहीं मानते हैं। इसमें क्या बोलोगे तुम, क्योंकि Cu डबल पॉजिटिव में
4s बिल्कुल खाली होता है, इसीलिए ये एक अस्थायी होता है, एकदम समझ गए, छोटा सा ही है। देन इसके बाद में है NiH2O का होल 6 और ऊपर 2 पॉजिटिव का विलयन हरा है, परंतु NiCN4 का होल ट्वाइस का विलयन रंगीन है, क्यों? तो समझाएं, वो बताना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे है तीसरे का NiH2O का होल 6 डबल पॉजिटिव, और दूसरा इसमें NiCN4 का 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये बताना है कि इसका जो विलयन है वो रंगीन क्यों। एक मिनट रुको, थोड़ा वीडियो चेक कर लो। चलो देखते हैं। फिलहाल तुम्हारी वीडियो एकदम सही चल रही है, चलिए यार देखो। तो अभी इसमें क्या है, इसने बोला है कि जो यौगिक ये है और एक यौगिक ये है, तो उसने बोला कि ये रंगीन क्यों और ये रंगीन क्यों है। अरे निकल लिया यार, ये कैसा रंगहीन है, रंगहीन, और ये रंगीन, तो ऐसा क्यों है, वो रीजन पूछा है उसने। तो जो क्वेश्चन तुम्हारा ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करा रहा हूँ। मतलब सिंपल तुमने एक ही रखना है कि यहाँ तुम लिखोगे Ni, ये इसका आंसर है ना, NiCN4 2 नेगेटिव में CN एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। इसी कारण निकेल के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को डबल कर देता है, अर्थात कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचने देता। इसी कारण NiCN4 2 नेगेटिव एक रंगहीन यौगिक है, परंतु H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है, इसीलिए इसके Ni कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण यह रंगीन होता है। ठीक है, अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता ना तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बाकायदा दिखाता, लेकिन छोटा सा है तो हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो इसे मिटा दूंगा। अगर आगे आएगा तो फिर मैं तुम्हें आगे इसमें करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहूँगा ना, सॉरी नहीं लिखा रहा हूँ मैं ज़्यादा, तो केवल पेपर सॉल्व करवाना है तुम्हें ओनली, है ना। 2 नंबर का था तो आराम से हो जाएगा ये। उसके बाद है टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो टेफ्लॉन तुम्हारा हट चुका है, भौगोलिक वाले चैप्टर में था ये। उसके बाद इसमें है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए तथा बी को पहचानी तथा संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो पहला इसने बोला हमसे क्या, CH3CO और NH2 ये करवा रहा है गर्म और P2O5 की प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसने बोला यहाँ बनेगा कोई ए। देन उसके बाद इसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन गैस,
और SN प्लस HCl की प्रेजेंट में बनेगा B। तो B हमें इसमें बताना है कि बनेगा क्या, ठीक है। देखो तो जब इसे गर्म करेंगे ना तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। वाटर मतलब यहाँ से 2H और यहाँ की O तो निकल जाएगा। तो इसलिए क्या बनेगा, मैं इसे तुम्हें अलग से दिखा रहा हूँ, ऐसे C⋯O और यहाँ N और ये 2H ऐसे करके तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं अलग से, ठीक है। थोड़ा मैं इसे बढ़ा ले देता हूँ। ⋯O और ये N, एक H इधर और एक H इधर, ठीक। तो यहाँ से इसका बन जाएगा H2O। तो H2 बनेगा तो इधर क्या बन जाएगा एक ही जगह पे CH3 और ये C⋯N, क्योंकि 2 बॉन्ड तो इसने तोड़े हैं तो 2 ये रहे, पहले 3 बॉन्ड हो गए तो ये बन गया। तो यानी कि ये तो बन गया तुम्हारा A। अब इसमें डालनी है इसमें क्या, हाइड्रोजन गैस, वो भी 4, ठीक है। तो 2 तो देंगे हम इसको, 2 दे देंगे कार्बन को, तो यहाँ से 2 बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे। तो क्या बनेगा इधर CH3 और देन यहाँ बनेगा CH2 और उसके बाद NH2, ये बन गया। आई होप तुम्हें समझ में तो आ गया होगा ये अच्छे से। अभी इसमें मुझे थोड़ी इंक कम लग रही है तो मैं डाल लेता हूँ एक मोटर कॉपी। चलो देखते हैं आगे। अब इसमें तीसरे का घ, थर्ड का घ, तीसरे का घ। तीसरे घ में उसने बोला है कि कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखो RNA जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखोगे आंसर में इसके में। RNA मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें फर्स्ट पॉइंट में RNA, इसे मैं छोटी बना देता हूँ, RNA, देन सेकंड में mRNA और थर्ड में tRNA। तो RNA का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एम होता है मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। टी का मतलब होता है ट्रांसफर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखोगे RNA एक विशेष प्रकार का RNA होता है जो कि राइबोसोम पर पाया जाता है और यह DNA से भेजी गई सूचनाओं को पढ़ने का कार्य करता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक। देन mRNA होता है मैसेंजर RNA। लो यह RNA DNA से सूचना लाने का कार्य
कार्य करता है, ठीक है। और टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। यह आरएनए सूचनाओं को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये जैव अणु से आया हुआ है, तो ये बायो और केमिस्ट्री दोनों में चलेगा, ध्यान रखना। मैं से मिटा देता हूँ, है ना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो ये तुम्हारा हट चुका है। एक चैप्टर था ठोस अवस्था के नाम से, जो कि हट चुका है, तो ये तो इसमें आएगा नहीं। देन सेकंड ख, यदि एक धात्विक तार में, चौथे का है ख, एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा मतलब आई, 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित की जाती है, तो यानी T बराबर 2 घंटे प्रवाहित की जाती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है n। तो ध्यान रहे, पहले समय को चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 1 घंटे में होती 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, तो हो जाएगा ये कितना 7200 सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला होता है NE बराबर IT, तो n हमें निकालना है, तो हो जाएगा I इंटू टी और डिवाइड E, ठीक है। तो I का मान तुम्हें दे रहा है 0.5 एम्पियर, T का मान हो गया तुम्हारे पास 7200 सेकंड, और ये होता है 1.6 10 बार माइनस के 19 कूलम, ठीक है। तो पहली बात तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और ये पावर चली जाएंगी ऊपर, तो 5 इंटू 7200 इंटू 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएंगी ये, और डिवाइड 16, ठीक है। अब जो पावर इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, तो हो जाएंगे कितनी 5 इंटू 72 और 10 की पावर 21 और डिवाइड 16। अब इन्हें काट लो, ये 8 बार और ये कटेगा तुम्हारा 36 बार, है ना, 36 दूनी 72, और 8 कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा तुम्हारा 18 बार, 18 दूनी 36, देन 2 बार और ये 9 बार। अब हो गए कितने 9 पंजे 45, तो 9 इंटू 5 10 की पावर 21 और डिवाइड 2, तो 9 पंजे 45 डिवाइड 2 इंटू 10 की पावर 21, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो हो जाएंगे जब 22.5 10 की पावर 21, 0.4 उधर ले आओ तो हो जाएंगे 2.25 और 10 की पावर हो जाएंगे 20, है ना। आंसर चेक करें एक बार। 2.2, अरे यार पावर 22 हो जाएंगी यार, सही लग रहा था मैं, इधर सरकना पॉइंट, ये वाला इधर आ गया ना, इसीलिए उधर सरकता तो घट जाती, इधर आ रहा है ना बढ़ रहा है, तो इसका दे रहा है 2.246, हाँ कोई दिक्कत ना है, 10 की पावर 20 सही है। वैसे मिटाई दूँ मैं, समझ में तो आ गया होगा, फिर सिंपल था। चलो आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के, ये भी तुम्हारा हट चुका है क्योंकि ये पार्ट नंबर P से आया है, चैप्टर नंबर P। उसके बाद साबुनीकरण क्या है, तो साबुनीकरण भी हट चुका है तुम्हारे में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। तात्पर्य अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षिप्त में समझाएं, तो ये तुम्हारा 4 नंबर का है ना। अब एक बार तुम पहले वीडियो चेक करो तुम्हारी में, फिर देखता हूँ मैं आगे क्या करना है। चलो बना देते हैं, फिलहाल तो आधा घंटे होगी, थोड़ी सी खींच देंगे, वरना फिर वीडियो के 2-3 पार्ट लाने पड़ते हैं यार, अब एक कम से कम 2 पार्ट में तो हो जाए। चलो देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है औसत वेग,
तो यहाँ लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 5 का क है ना, हाँ 5 का क है। किसी रासायनिक अपक्रिया का औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग से क्या आप समझते हैं? तो पहली बात तो मैं औसत वेग और तात्क्षणिक वेग की दोनों ही परिभाषा लिखनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं औसत वेग। तो यहाँ लिख दूँ मैं, देखो किसी रासायनिक अपक्रिया में कुल समय के साथ सांद्रता में आए कुल परिवर्तन को औसत अपक्रिया की दर कहते हैं। औसत अपक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। और औसत अपक्रिया की दर होती है, उसे लिखते हैं हम डेल्टा आर से। आर फॉर रेट, मतलब अपक्रिया की दर। फॉर्मूला होता है उसका डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। इसे अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ डेल्टा आर बराबर हम लिख सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये तो होगी तुम्हारी औसत अपक्रिया की दर। अब चलते तुम्हारे तात्क्षणिक पे, मतलब समझ लो जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई विलयन था, उसकी क्षमता मान लो पहले कि 5 मूल है। कितने मूल है? 5 मूल हमने ले रखी है। अभी टाइम तो 0 ही है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद, मान लो कि 10 मिनट के बाद, यानी कि टाइम होगा कितना 10 मिनट, तो उसकी सांद्रता रहेगी कितनी 2 मोल रह गई। तो मतलब ये है कि इसमें कितना चेंज आएगा, औसत का मतलब समझो एक एवरेज। तो इसमें क्या करोगे तुम लोग फिर कि 2 माइनस 5 2 माइनस 5 और यहाँ 10 माइनस 0, तो ये हो गया 3/5। अब यहाँ माइनस में है, माइनस का मतलब क्या है कि सांद्रता घट रही है, समझ रहे हो, सांद्रता घट रही है इसलिए माइनस आ रहा है। अब देखो औसत का मतलब क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि तुम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मान लो कि 2-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि यहाँ शमशाबाद है, शमशाबाद से मान लो आगरा जा रहे हैं करीबन 22 किलोमीटर। अब यदि बाइक है तुम्हारे पास, तो तुम बाइक अगर लेके जा रहे हैं ना, तो स्पीड तुम्हारी एक तो रहेगी नहीं, कॉन्स्टेंट तो रहेगी नहीं, चेंज होगी बार बार पे। मान लो कोई ब्रेकर आ गई या कोई भीड़ वगैरह आ गई तो स्पीड स्लो करनी पड़ी या बंद भी करनी पड़ी गाड़ी। और रोड अगर खाली मिल गया तो दबा के खींच दी। अब मान लो कि तुम आगरा गए यहाँ से, जो कि 22 मिनट में पहुँच गए, 22 किलोमीटर था तो 22 बता दी। तुमसे बोला कि तुम्हारी स्पीड कितनी थी लगभग, तो लगभग क्या बताओगे, 1 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर पर मिनट होगी, तो यानी कि 22 मिनट लग रही है 22 किलोमीटर दूर जाने में, 22 किलोमीटर दूर जाने में 22 मिनट लग रही है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 1 किलोमीटर जाने में 1 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या वो एक थी, वो तो चेंज हो रही थी ना स्पीड तो बार बार पे। तो एक एवरेज होता है, एक औसत होता है, ठीक है। तो ये वही औसत है। नेक्स्ट इसके बाद है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक तात्क्षणिक, ठीक है। तो तात्क्षणिक में, हाँ दर ही तो पूछ रहा है, तात्क्षणिक वेग, यहाँ दर बातें की दर, ठीक। अब देखो किसी निश्चित क्षण समय पर सांद्रता में आए परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक अपक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो देखो तात्क्षणिक है। अब जस्ट इमेजिन की गाड़ी तुम्हारी चल रही है, ठीक है, और एकदम अचानक तुमसे बोल दिया कि बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है। अबे भैया 1 सेकंड में तो स्पीड कैसे बता देंगे तुम्हारी, समझ रहे हो, क्योंकि 1 सेकंड जब तक तुम स्पीड देखो तब तो गाड़ी भग जाएगी और आगे स्पीड चेंज हो जाएगी, तब तक तो क्या मालूम चल रहा है कितना है। तो सिर्फ किसी निश्चित क्षण समय पर, तो यानी कि बहुत ना के बराबर उसमें चेंज आता है, बहुत ना के बराबर परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक अपक्रिया की दर, ठीक है। और जब तात्क्षणिक अपक्रिया दर निकालनी होती है तो इसका करना पड़ता है हमें क्या, अवकलन। क्या करना पड़ेगा, अवकलन।
सिस्टम रीजन की यहाँ पे ए है प्लस बी है, गिब्सस बना रहा है सी। तो यदि हमें इसकी तात्क्षणिक अपघटन दर निकालनी है ना तो हम इसका कर देंगे क्या अवकलन, तो डी ए, लेकिन करेंगे क्या कि रेस्पेक्ट में समय के रेस्पेक्ट में, तो डी टी बराबर ऐसी डी बी और अपॉन डी टी। अब दोनों अभिकारक हैं तो दोनों की क्षमता घटेगी कम होगी, तो ये माइनस लगा देते सर, ऐसे इसका कर देंगे, तो डी सी और अपॉन डी टी, ये इसका बन गया फॉर्मूला बराबर आर, ये वही होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसी में कुछ था, पता नहीं क्या था। अब क्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में समझाएं। तो यहाँ करोगे क्या, यहाँ लिखोगे तुम अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है और ऊष्मा शोषी होने पर दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब ऊष्मा शोषी ऊष्मा छिपी का मतलब क्या है, ऊष्मा छिपी का मतलब यह है कि जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलेगी, अब जिसमें से ऊष्मा खुद निकल रही तो उसे और गर्म करे दे रहे हो तो स्पीड तो कम होगी अभिक्रिया की, और यदि उसे ऊष्मा की अगर जरूरत है और तुम उसे गर्म कर रहे हैं तो उसकी दर बढ़ जाएगी। बस इतना था इसमें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक की सक्रियता, ये भी तुम्हारा हट चुका है। उसके बाद में आयरन क्रोमाइड एस्क से, क्रोमाइड होता है वैसे गलत लिख दिया इसमें, से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का पीएच मान बढ़ाने से अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे मैं तुम्हें कराऊँ क्यों कल, क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये विधियाँ हैं इसमें बनाने की। एक मिनट में पहले वीडियो चेक कर लूँ, लोग देखते हैं पहले। चलो अभी ये करिए, मैं तुम्हारी 40 मिनट समथिंग हो चुकी है, हमें तुम्हें से कराऊंगा कल। ठीक है, तो चलो फिर मिलता है वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए भाई वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और दिन अभी के लिए बाय बाय।